क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद स्वागत। आज मेरे साथ न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन और पाकिस्तान से शरीक गुफ्तगू हैं सुहेल भट्ट साहब। भट्ट साहब, अगर मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूं, कल इस्लामाबाद में एक टेररिस्ट अटैक हुआ, इसमें 31 लोगों की जान गई और 169 पीपल वर इंजर्ड, और वो जुमे की नमाज पढ़ रहे थे उस वक्त। तो ये फेसबुक पे मैंने इसको कंडेम किया, इसकी खबर दी, तो आपने उस पर लिखा कि डिस्पिकेबल अटेम्प्ट बाय हिंदुत्व सरकार इन इंडिया टू पुश ईरान अवे फ्रॉम पाकिस्तान अगेन एंड ब्रिंग हर बैक टू इंडिया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यानी ये काबिल नफरत अटेम्प्ट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो हिंदुत्व गवर्नमेंट है। और उस पर एक कमेंट किया किसी इंडियन ने, और उन्होंने कहा कि भट्ट साहब, शिया सुन्नी वायलेंस की तारीख इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी से ज़्यादा पुरानी है। तो आपने उसका जवाब दिया कि इंडिया और पाकिस्तान की दुश्मनी तो इस्लाम के आने से भी पहले की है। इस्लाम के आने से पहले इंडिया के साउथ में मुसलमानों ने कॉलोनियाँ बना रखी थी। तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि केरला में जब मुसलमान आए तो मैंने तो ये पढ़ा कहीं कि वहाँ के हिंदू बादशाह ने मस्जिद के लिए जगह दी, और पहली मस्जिद वहाँ 629 में बनी। मोहम्मद बिन कासिम तो काफ़ी बाद में आए, 712 में आए, तो वहाँ तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। आप कैसे कह रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा पुराना है, और पाकिस्तान का तो कोई वजूद भी नहीं था उस वक्त? जिस पर्सपेक्टिव में मैंने बात की थी उस पर मैं ये कहना चाह रहा था कि इस्लाम की एडवेंट से बहुत अरसा कबल जो है वो अरबों के जो रिश्ते हैं वो सब कॉन्टिनेंट के साथ एस्टेब्लिश्ड हो चुके थे। अरब यहाँ पर तिजारत के लिए आते थे और तिजारत के लिए उन्हें यहाँ पर रेजिडेंसेस की भी ज़रूरत थी, लॉजिंग्स की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज जो थी वो एस्टेब्लिश कर ली थी, और फिर इंटरेक्शन जो था वो उसका एक तवील दौरानिया है जिसमें होता रहा। तो उसमें फिर जब इस्लाम आता है तो फिर इन अरब ट्रेडर्स के साथ जो इस्लाम था उसकी प्रीचिंग भी यहाँ पे आई, और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम का मैसेज जो था वो यहाँ पे फैलाना शुरू कर दिया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अरब जो है वो मिलिटेंसी जो है वो तो 712 के बाद ही हमें यहाँ पे नजर आती है, और उसके बाद फिर एक यहाँ पर हिजरत का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। चौधरी साहब, जो कल का वाकया है वो उस पर मतलब पूरे पाकिस्तान के अंदर एक शोक की फिजा जो है वो तारी हो गई है, और जिस तरह से वो सुसाइड बम्बर जो है वो मारगाह के अंदर दाखिल हुआ है और उसने वहां पे खुद को ब्लॉक किया है, उड़ा दिया है, और इतनी कीमती जाने और मासूम लोग जो है इसमें शहीद हो गए हैं। तो इसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए तो वो कम है। अब इसका पर्सपेक्टिव क्या, मैं कहना क्या चाह रहा था, कहना मैं ये चाह रहा था कि जो मई की वॉर हुई है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, और उसमें दोनों तरफ से जो दावा किया गया है जीत का और शिकस्त का, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद जो एक तसलसल से इंडियन लीडरशिप है और वहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है और वहाँ के जो खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं, वहां पर बैठे वाले जो एंकर पर्सन हैं और उनके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तसलसल से ये दावा करते रहे कि हम आपको आपके मुल्क के अंदर घुस कर मारेंगे। इसी तरह से इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, इंडिया की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके लोग, और इसी तरह से वहां की जो पॉलिटिकल क्यादत है उनकी तरफ से ये बार बार हमें धमकियां दी जाती रही, और उससे ये एक तासर उभरता रहा कि चूंकि इंडिया जो है, हमने दावा किया कि इंडिया जो है वो उस जंग में हमसे शिकस्त खा गया है, और उनके जो जो प्रेशियस एसेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया त्यारे गए हैं। तो जिसकी तस्दीक बार बार जो थी वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी की। तो उस शिकस्त का बदला जो है वो अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर लेगा। हमने देखा पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, आपको पता है, बलूचिस्तान के अंदर 12 पूरे शहरों को उन्होंने यरगमाल बना लिया, हॉस्टेज कर लिए, और वहां पर वो तकरीबन 3-4 घंटे का ऑपरेशन करते रहे टेररिस्ट। अब मुझे ये बताएं कि वो टेररिस्ट जो थे वो ओवरनाइट तो नहीं तैयार होके आ गए। इतना बड़ा ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि उनको एक पूरी तैयारी की जरूरत है, उनको फंड्स की जरूरत है, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको आर्म्स चाहिए।
उनको वो पूरी तरह इक्विपमेंट होकर आए थे। और वो मैसेज क्या दे रहे थे? वो मैसेज ये दे रहे थे कि हम किसी भी वक्त, हम इतना प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि हम किसी भी वक्त आपके बलूचिस्तान के अंदर जितने शहरों को चाहें, और इसमें आप वो टेरिटोरियल पोजीशन की भी बात कर रहे थे, इनको ऑक्युपाई कर सकते हैं और आपकी स्टेट को, आपकी अथॉरिटी को हम चैलेंज कर सकते हैं। ये उसी का तसलसल था कि जब कल हमने देखा कि वहां पर वो सुसाइड बम्बर आता है, और फिर उसके बाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे पहुंचे। वहां पर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी, मेरे शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी वहां पर पहुंचे। पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर थे वो, उन्होंने जो वहां पर बयान दिया, तो उन्होंने कहा हम ट्रेस आउट कर रहे हैं ये जो सुसाइड बम्बर था, ये कितनी बार अफगानिस्तान में गया है, कितनी बार वापस आया है, और हम इनके हैंडलर्स तक पहुंच रहे हैं। हम ये सारा डाटा जो है वो कलेक्ट करके वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने रखेंगे। चोई साहब, मैं यहाँ पर, मतलब मेरा ये टोन नहीं है कि मैं इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाऊं या अरविंद भाई जो है वो इसका जवाब जो है इसी टोन के अंदर दें। मैं ये चाहता हूं कि आखिर ये कब तक चलेगा चौधरी साहब। मैं अरविंद साहब को आजकल एक दो प्रोग्रामों में देखा है, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये दोनों अतराफ से जो पॉजिटिव माइंड्स रखने वाले हैं, जो सुलह और अमन चाहते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जो अमन की आशा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इन्होंने उसका अलम जो है वो बुलंद किया हुआ है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। तो इस सारे जो ये सारा हम देख रहे हैं इनकी तरफ से इनिशिएटिव जो है, लेकिन दोनों तरफ से जो हॉक्स मौजूद हैं और जो जो शिद्दत पसंद नासर मौजूद हैं, दोनों मुल्कों एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मौजूद हैं चौधरी साहब। वो जब तक उनको कर्म नहीं किया जाएगा, जब तक वो होश के नाम नहीं लेंगे, ये मामला हल नहीं होने वाला है। अब सर, इसका ये तो हल नहीं है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चूंकि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया जो है वो केपीके के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया कल के दहशतगर्दी का जो वाकया है टेररिज्म का, उसमें भी इन्वॉल्व है। तो अब हमें भी एक और पहलगाम कर देना चाहिए। ये मसले का हल नहीं है चौधरी साहब। मैं इनसे बिल्कुल, जितने प्रोग्राम्स मैंने इनके आजकल देखे हैं, मुलाजा किए हैं, उसका ये हल नहीं है चौधरी साहब। ये आग जो है वो फैलती जाएगी और इसमें दोनों मुल्कों का नुकसान होता जाएगा, दोनों मुल्कों के अवाम का नुकसान होता जाएगा। दोनों मुल्कों को इस वक्त टेररिज्म की जरूरत, हमें तो बिल्कुल नहीं चौधरी साहब, हमें बिल्कुल टेररिज्म की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी बार बार डिफॉल्ट के वर्ष पे चली जाती है। हम तो उसको डिफॉल्ट से बचाना चाहते हैं। माजी में हमने सिक्योरिटी स्टेट का एजेंडा अपनाया, ठीक हो गया। हम रीजनल वॉर्स के अंदर उलझते रहे, ये भी ठीक हो गया। इंडिया के साथ बहुत सारे मामला में बहुत सारा कसूर हमारा भी था, इंडिया का भी था, वो भी हो गया। लेकिन अब इसको कब तक इसका यादा होता रहेगा, इसको कब तक आगे चलाते रहेंगे? इसका कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो इसका सोल्यूशन जो है वो तलाश करना पड़ेगा। हमने उससे पहले देखा जाफर एक्सप्रेस में जो हुआ, बहुत कंटेम्नेबल था। वो मतलब पंजाबियों की आइडेंटिटी पूछ पूछ कर उनको ट्रेन से उतार कर तो वो उनको गोलियां मार रहे थे। इसी तरह से पहलगाम का वाकया हुआ। तो पहलगाम में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी कि वो पहले ये आइडेंटिटी जो थी वो पूछते थे कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो उसके बाद वो उन्हें गोलियां मारते थे। तो जो लोग भी ये कर रहे हैं दोनों मुल्कों की तरफ से, ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है, अवाम के लिए ठीक नहीं है। इससे कुछ लोगों को तो फायदा हो सकता है, लेकिन एज ए होल दोनों रियासतों को, दोनों मुआशरों को, दोनों अवाम को, दोनों तरफ की अवाम को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जी सर। जी भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, नवाब जुल्फकार मक्सी को आप जानते होंगे, वो बलूचिस्तान के गवर्नर थे 2010 में। तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे बलूचिस्तान में किसी गैर मुल्की मुदाखलत या इंटरवेंशन इंटरफेरेंस का कुछ पता नहीं। और उससे पहले वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे बलूचिस्तान के, और वो मगसी ट्राइब के हेड हैं। तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि आप तबसरा करें। अरविंद, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे भट्ट साहब की बातों को? जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका भी और सोहेल भट्ट साहब का भी कि इन्होंने मुझे जो है बड़े ही अच्छे अल्फाज में याद किया। जी, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, हालात चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो। आप 2.25 अरब आबादी जो हमारे इस खित्ते में रहती है, उसका आपने अगर रोशन कोई मुस्तकबिल देखना है तो फिर आपको चाहिए कि फिर आपको जो रवायती सियासत है और रवायती जो बयानात दोनों तरफ से सुनने को मिलते हैं ऐसे दहशतगर्द हमलों के बाद, उससे गुरेज करना चाहिए।
इंसान को ये देखना चाहिए कि भाई हमसे कहाँ कोताही हो रही है। पहलगाम के हमले के वक़्त भी मैंने ये बात कही कि चलें, दहशतगर्दों का काम है मारना, और वो जहाँ उनको मौका मिलेगा वो बेगुनाहों का कत्ल ही करेंगे, मगर रियासत का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना। आप क्या कर रहे थे भाई? आपका फ़र्ज़ था, आप तनख्वाह इसी बात की लेते हैं, आप पर पूरे मुल्क को मान है कि आपने अपने शहरियों की जान क्यों नहीं बचाई? अगर कोई दूसरे मुल्क में होते, अंग्रेज़ के मुल्क में कहीं पर भी, अमेरिका में, बर्तानिया में या बाकी कोई जो वेस्ट के डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ अगर इस किस्म का कोई हादसा होता, कोई दहशतगर्दी हमला होता, तो ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होती और उसका जवाब देना होता। अब ये बदकिस्मती है हमारे इस खित्ते की कि हम अपने तमाम इश्यूज़ को एक्सटर्नलाइज़ कर देते हैं। बड़ा आसान होता है ये कहना कि जी उन्होंने ये कर दिया, फितना अल हिंदुस्तान, ठीक है? तो ये ब्लेम डाल देना दूसरे के ऊपर। चलें, अगर आप समझते हैं कि उन्होंने किया है, तो भाई आपकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, पहली बात तो ये कि वो कहाँ मौजूद थी, और अगर नहीं थी तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होगी या नहीं होगी? दूसरा सवाल। अच्छा, मैं ये भी कहता चलूँ कि हिंदुस्तान के अंदर शिया जो हैं हमारी मसाजिद, उन पे इस किस्म के दहशतगर्दी हमले कम से कम मैंने तो ना ही कभी देखे, ना ही सुने। तो हमारे यहाँ बावजूद कि वो शिया-सुन्नी इख्तिलाफ़ात पूरे दुनिया की एक सच्चाई है और वही इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर भी है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम का कोई जुलूस हो या इस किस्म से आप देखें कोई भी आप फेस्टिवल हों, शिया मुस्लिम्स के हों या दूसरे के, तो शहर का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जैमर्स लगा दिए जाते हैं कि कोई खुदकुश हमला ना हो जाए। तो एक सवाल बनता है कि भाई ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, मुसलमानों का ये मुल्क है, फिर भी यहाँ पर अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं हमसे तो कोई कोताही नहीं हो गई? कहीं हम ये तय करने में कि जी मुसलमान कौन है, वो डिफ़ाइन करने में ही हमसे इब्तिदाई कोई चूक तो नहीं हो गई? अब तो वो अगर थोड़ा-सा पाकिस्तान जायज़ा ले, तो ऐसे जो तमाम सवालात हैं, इनके जवाब उन्हें खुद ब खुद मिल जाएँगे। अच्छा, अब ये जो वाक़या अभी हुआ इस्लामाबाद में, मैं भी इसकी शदीद अल्फ़ाज़ में मज़म्मत करता हूँ। किसी भी मज़हबी मकामात के ऊपर जाके इस किस्म का वहशियाना जो हमला कोई करता है, ना ही तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ऐसे लोगों का इंसानियत से भी कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वो चाहे हिंदुस्तान में हो, बेगुनाहों का कोई कत्ल करे पहलगाम में आके, उनको भी इसी लिस्ट में शामिल करूँगा कि इनका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग असल फ़ितना ये है जिसको दोनों मुल्कों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और एक मैं तो कहूँगा कि कोई जॉइंट फ़ोर्स बना के इस फ़ितने के खिलाफ़ हमें लड़ने की ज़रूरत है। अगर हम इस खित्ते के अंदर रहने वाले पौने 2 अरब आवाम का कोई अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो। कितनी मुझे खुशी हो रही थी चौधरी साहब, भट्ट साहब, मैं आपको बता नहीं सकता कि लाहौर में 20 साल के बाद बसंत मनाया जा रहा था। लोगों की खुशी आप टेलीविज़न चैनल से लेके सोशल मीडिया पर अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे थे कि लोग इतने ज़्यादा इस त्योहार को लेके पुरुम्मीद, पुरजोश जो है, अपने बाहर अपने घरों से आ रहे थे। और क्या हुआ ओवरनाइट? मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने तो बसंत का त्योहार ही कैंसल कर दिया। इससे मैं जानता हूँ कि इस वक़्त कौम को एक-दूसरे के साथ में इस दुःख के इस वक़्त में खड़ा होने की ज़रूरत है, यकजहती का ये वक़्त है, तो ठीक है उनका ये कहना भी कि ठीक है भाई 2 दिन का जो त्योहार रह गया था उसको हम कैंसल कर देते हैं। मगर इससे जो दहशतगर्द हैं, उनको क्या पैगाम जाता है कि आप जब चाहें, जहाँ चाहें आके और हमारी खुशियों में आग लगा सकते हैं और हम मातम करने बैठ जाएँगे। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि फेस्टिवल कैंसल नहीं करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि हाँ, हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन तमाम लोगों को
जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, मगर उसके साथ साथ कौम के पास जो चंद खुशियों के लम्हात उनके जो है नसीब में आए हैं पिछले कुछ सालों में, वो भी उनसे नहीं छीनेंगे। तो लोगों ने जी अपने हज़ारों रुपए लगा के और इतने सारे ये कहें कि पतंगें और गुड्डे गुडियाँ जो होती हैं सारे वो लेकर आए, और वो अब कुछ कर नहीं सकते, वो लेके बैठ गए हैं जी मातम करने। तो हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि यार वैसे ही बहुत कम मौके ऐसे होते हैं कि हम त्योहार अपने मना सकें खुशियों के साथ में। अगर उनको भी आके एक दो दहशतगर्द आके और इस तरह से कौम की तमाम खुशियों को हाईजैक कर लेंगे, तो फिर तो किसी के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अरविंद, मेरा ख्याल है कि पूरी तरह कैंसिल नहीं किया उनका जो एक इवेंट दिन था ना, के लिए, एक दिन के लिए पोस्टपोन। एक उनका जो इवेंट था वो वहां पे नहीं गई, और वो उन्होंने कहा शौक कि के तौर पर उन्होंने एक दिन का उसको कहा। लिबर्टी चौक अब में जो है ना वो नहीं जाएंगी, एक इवेंट अच्छा था वहां अच्छा, पे। ठीक है, माफ करें, देन आई स्टैंड करेक्टेड। मेरा ये ख्याल था कि उन्होंने शायद 2 दिन की कैंसिलेशन कर दी है, जो आगे त्योहार के 2 दिन थे। और मुझे एक दिन ये का लगा शौक, एक दिन का। एक दिन का शौक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ भट्ट साहब कि हुकूमतों को ना थोड़ा सा इस बात का जायजा लेना चाहिए कि जब हम पूरे मुल्क को ही फितना करार दे देते हैं अपने हमसाये में, जो कि 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है, आपका सबसे बड़ा हमसाया है, तो फिर आप फ्यूचर में उनके साथ में अगर कोई अमन का मुआहदा करना चाहते हैं, तो लोगों ने फिर आपसे सवाल पूछना है कि आपने तो इन्हें फितना करार दे दिया था, अब इनके साथ में अमन की बात कैसे हो रही है? तो पाकिस्तान की ये कोशिश जो है वो मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी कोई एक पेशकश है हुकूमत की तरफ से हर दफ़ा ये बात बयान दे देना। इक्वली मैं हिंदुस्तान के हवाले से ये कहूँगा कि हमारे यहाँ से भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आवाज़ें सुनने को मिलती हैं, वो भी बड़ी मायूस कुन हैं, और उन लोगों के जो बयानात हैं, बड़े ही एग्रेसिव किस्म के होते हैं। मगर ये बदकिस्मती है इस खित्ते की कि पहलगाम के बाद हमने एक बहुत ही एग्रेसिव पोस्चरिंग इख्तियार कर ली है, जिसको हो सके तो दोनों मुल्कों के अवाम और वहाँ के हुक्मरान, वहाँ के मीडिया को टेम्परेचर कूल डाउन करने की ज़रूरत है। उसी से ही शायद कुछ चीज़ों में हम बेहतरी देख सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे तो डर है कि हम कोई करीब के इसी दौर में हम कोई बहुत बड़ी जंग होते हुए देख सकते हैं। ये टेम्परेचर जिस तरह से रेज़ किया जा रहा है दोनों तरफ से, ये बहुत ही खौफ़नाक है, बड़ा अलार्मिंग है। तो चौधरी साहब, ज़रूरत है इस वक़्त कि थोड़ी सैनिटी प्रिवेल हो दोनों तरफ, और पाकिस्तान को मैं ये कहूँगा कि एक अफ़गानिस्तान से जो बंदा कोई आके और दहशतगर्दी कर रहा है अगर आपके यहाँ पे, तो 20 साल की जो अपनी पॉलिसी है हुकूमत पाकिस्तान की, मिलिट्री लीडरशिप की, उस पर भी थोड़ी नज़रसानी कर लें। भाई आप वही थे जो कि काबुल में तालिबान के आते ही डीजी आईएसआई उस वक़्त के फैज़ हमीद साहब पहुँच गए थे और चाय के कप पे चुस्की लेते हुए बता रहे थे दुनिया को कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन इंशाअल्लाह। और प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त कह रहे थे कि कौम को मुबारकबाद देता हूँ अफ़गानिस्तान के कि उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ी हैं। तो फिर ये ऐसी कैसी गुलामी की ज़ंजीरें हैं कि 3-4 साल बाद आज हम यहाँ खड़े हैं कि अफ़गानिस्तान भी इंडिया के साथ में आप उसको शरीक कर रहे हैं। इंडिया के साथ तो आपकी एक तारीख रही है, चलें फिर भी कुछ हद तक बात समझ में आती है। जिन तालिबान तो आपके अपने थे, वहाँ क्या हुआ? तो अगर वहाँ कुछ गलती हो गई है तो उसको भी खुदारा कबूल करें, नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जी चौधरी साहब। जी अच्छा भट्ट साहब, आपने कहा कि हम सिक्योरिटी स्टेट बन गए थे, तो क्या अब हम सिक्योरिटी स्टेट नहीं हैं? और आपने अप्रिशिएट किया अरविंद की एफर्ट्स को कि वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहता है। आप अपने आप को कहते हैं कि आप एक सेकुलर माइंडेड और लिबरल आदमी हैं। अगर एक सेकुलर माइंडेड और लिबरल आदमी जो इंडियन फिल्मों को भी अप्रिशिएट करता है, एडमायर करता है, इंडियन म्यूजिक को भी करता रहा है, तो वो भी अगर इस तरह की बात करे, फौरन एक इंसिडेंट हुआ और अभी तक कोई एविडेंस गवर्नमेंट ने नहीं दी और मेरा आपने फौरन ये कह दिया कि जी ये इंडियन गवर्नमेंट जो है, हिंदुत्व जो गवर्नमेंट है वो इसमें मुलव्वस है। और मैंने अभी कोट किया जैसे जुल्फ़िकार मक्सी साहब ने कहा था कि जी मुझे बलूचिस्तान में किसी गैर मुल्की मुदाखलत का कुछ पता नहीं। तो इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एहसानुल्लाह एहसान जो है
वो पकड़ा गया था, वो कहाँ है अब? क्यों इस तरह के लोगों को इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया गया? उनको क्यों सजाएं नहीं दी गई? उन्होंने तो, आपको पता है, जियो टीवी को एक इंटरव्यू भी दे दिया था जब वो गिरफ्तार थे। सलीम साफी ने इंटरव्यू किया था। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? जो सर, सबसे पहले तो मैं एहसान के हवाले से कुछ कहना चाहूंगा कि जिस वक्त वो यहाँ से भागा है या उसे यहाँ से भिगाया गया है, तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने लिखा, और मैंने अपनी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट थी, ये ऑन रिकॉर्ड बात मैं कर रहा हूँ, उसको बहुत ज्यादा मैंने क्रिटिसाइज किया। और मेरी पोस्टें जो थी वो इस कदर उसमें बिटरनेस थी और इतनी वो सख्त होती थी कि एक हमारे दोस्त है और मेरे उस्ताद भी हैं इस्लामाबाद में, सहाफत के पेशे से वो मुंसलिक हैं, तो उन्हें मुझे फ़ोन करके ये कहना पड़ा कि यार मेरे साथ एक हसास इदारे के किसी अहलकार ने रब्ता किया है, और उन्हें चूंकि पता है कि मैं जड़ावाला से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने यार आपके बारे में पूछा है कि ये कौन शख्स है, इसका ताल्लुक जड़ावाला से है, और ये जो फौज है और उस पर बहुत ज़्यादा आजकल तनकीद कर रहा है। तो मैं एहसान के हवाले से इस हद तक गया था। अब आते हैं सर, थोड़ा सा जो सेक्टेरियन वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर, शिया और सुन्नी, इस पर मैं थोड़ा सी रोशनी डालना चाहता हूँ। आप देखते हैं जो इस सब के 1947 से लेकर तो 77 तक पाकिस्तान के अंदर हमें एक इंटरफेथ हार्मनी नजर आती है, सेक्टेरियन जो है वो हार्मनी हमें नजर आती है, और हमें ये वायलेंस जो है वो इस तरह से फैला हुआ दिखाई नहीं देता है जिस तरह से 77 के बाद हुआ। इसमें एक दो डायमेंशंस थे जिसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। एक तो हमारी जो स्टेट की सिक्योरिटी पॉलिसी थी वो इंतहाई काबिल एतराज थी। अफगानिस्तान के अंदर आपको जरूरत पड़ गई थी इंटरवेंशन करने की, क्योंकि वहां पे सोवियत यूनियन जो था वो एक, उसके खिलाफ अमेरिका जो था वो अपनी जंग लड़ रहा था, और आप इसमें अमेरिका के और सऊदी अरब के अलाई थे और उनके खिलाफ जंग लड़। तो उसमें हमने देखा कि हमारी स्टेट ने, जो रियासत ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की, उसमें जो सेक्टेरियन आउटफिट थी, और उसमें मैं एक नाम नहीं लेना चाहता, तो उसको जिस तरह से वहां पर अप्लाई किया गया, जिस तरह से वहां पर उतारा गया और जिस तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा, हम उस वक्त भी लिखते रहे कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप इन्हें यहाँ पर ट्रेनिंग देकर वहां अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, आप इनको असला भी प्रोवाइड कर। तो कल को जब ये अफगानिस्तान से अमेरिका निकल कर जाएगा तो आप इन्हें कहां पर इस्तेमाल करेंगे, आप इन्हें किधर लेकर जाएंगे? तो ये अल्टीमेटली ये हथियार उठाकर उसका रुख जो है वो उसका वो आपकी तरफ ही करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि ये वहां पर हुआ। 2020 के बाद जब अमेरिका यहाँ से निकला जॉय साहब, तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों ने और मीडिया के लोगों ने, सोशल मीडिया के ऊपर हमारी सियासी क़यादत ने, हमारी अस्करी क़यादत ने ये ढंढोरा पीटा कि देखो अब हमारी की हुकूमत अब अफगानिस्तान के अंदर आ गई। हम उस वक्त भी कहते हैं कि ये तालिबान किसी के नहीं है, ये तालिबान जिनको आप यहाँ पर लाकर बिठा रहे हैं ये अपना मुफाद देखेंगे, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके सीने पे गोली नहीं खाएंगे, ये किसी से भी पैसे लेकर तो अपनी गन्नों का रुख आपकी तरफ कर देंगे। सर यहाँ पर किसी की समझ में ये बात नहीं आई, और आज ये देखें कि वही तालिबान है जो इस वक्त आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब देखें ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले कहाँ बैठे हुए हैं सर उनकी पनाहगाहें जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, और आपने हर तरीका जो है अब इस्तेमाल कर लिया कन्विंस करने का, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सॉरी, जो तालिबान अफगानिस्तान, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान वाले, उनको आपने सफारतकारी इस्तेमाल कर ली, डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर ली, रीजनल कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जो ब्रदरली कंट्रीज हैं, उनको भी शामिल करके देख ली, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर जो दूसरा डायमेंशन है वो यहाँ पे मैं इंडिया का हवाला दूंगा। देखिए, आप इंडिया हमेशा हम पर ये एतराज करता रहा कि देखें जी आप तालिबान को क्यों सपोर्ट करते हैं, ये तो दहशतगर्द हैं, आप ये तो तारीख ख्याली की सूरतें हैं, ये तो कभी भी, ये हम खुद कहते रहे कि ये जो दहशतगर्द है वो इस्लाम का चेहरा मसक करते हैं। तो अब वही तालिबान जो है वो इंडिया ने अपनी गोद में उठा लिए, अब उन्हें भी अपनी थोड़ी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा सही वक्त है अगर दोनों मुल्कों की जो सियासी और अस्करी क़यादतें हैं अगर वो सर जोड़कर बैठ जाए कि यार अगर ये दहशतगर्द है तालिबान, तो फिर पाकिस्तान या इंडिया वो इनको क्यों सपोर्ट करेगा? और कोई भी कंट्री जो है वो अगर इनको सपोर्ट करेगा तो वो मुजरम होगा,
वो बहुत बड़ा, वो अपनी आवाम के खिलाफ, इस रीजन के पीस के खिलाफ एक इकदाम करेगा। तो ये दोनों मुल्क जो है वो इस वक्त सऊदीया के साथ भी मुआहदे कर रहे हैं अलग अलग से, अमेरिका के साथ भी मुआहदे हो रहे हैं, यूनिलैटरली भी, बायलैटरली, हर काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। पहले हम अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सपोर्ट करते रहे, अब वही तालिबान हमसे एलियनेटेड होकर गोद में बैठ गए इंडिया की जाके। और इंडिया जो है हमारी, मैं अब मेरा एक और भी मौका हो सकता है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स जो हैं वो अफगान तालिबान के जरिए हमें, हमारे बॉर्डर्स को और हमारे जो डोमेस्टिक सिक्योरिटी है उसको डिस्टेबलाइज करके अचीव करना चाहता है। तो चौधरी साहब, जब तक ये पॉलिसी जो है हमारे पार्ट पर बिल्कुल था, हमने माजी में यहाँ पर जो सेक्टेरियन आउटफिट्स थी उनको इस्तेमाल किया अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद अब वही जो हमारा अपनाया हुआ रास्ता था, अब वही रास्ता जो है वो इंडिया ने इख्तियार कर लिया। और मैं फिर कहता हूँ, ये तालिबान जो है वो इंडिया के भी नहीं है सर, ये इनके भी नहीं होंगे और अल्टीमेटली इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो बजाय इसके कि ये दोनों मुल्क जो बैठकर अपने जो इश्यूज हैं वो बातचीत के जरिए हल करें सर, हर चीज का हल जो है बातचीत से निकलता है। ये हम यहाँ पे वहां पे बैठे इंडिया के अंदर दहशतगर्दों को, और इंडिया जो है वो अफगानिस्तान से तैयार करके भेजे बलोचिस्तान में और केपीके में। तो सर ये तो हम तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इतनी तबाही फैला चुके हैं एक दूसरे के कंट्रीज के अंदर, एक दूसरे के माशरों के अंदर। तो जितनी डिस्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एक और बात मैं अपने इंडियन भाइयों को ये कहना चाहता, आपका जो पीस के साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो हमसे ज्यादा मजबूत है सर। आप बहुत मजबूत इकोनॉमी है। आप देखें कि आपके पास फॉरेन रिजर्व्स जो है उसको देखें और हमारे साथ मुआवजा करें सर। आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें कितनी है। आपका जो पिछले कितने दहाइयों से आप 8% के करीब जो आपका ग्रोथ रेट है सर, हम तो आपका मुकाबले नहीं करते। जो पीस का इंटरेस्ट है वो मेरा जाती ख्याल है इंडिया की ज्यादा फेवर में हमारी निस्बत। हमें तो अब होश आ रही है ना कि यार ये लड़ाई झगड़ा छोड़ें, सिक्योरिटी को छोड़ें, इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान दें। जब तक हमारी इकोनॉमी जो है स्टेबलाइज नहीं होगी, हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। ये अभी हमें अकल आई है। इंडिया तो मैं समझता हूँ 1947 से इस पे काम कर रहा है। उन्होंने एक बड़ी मजबूत फाउंडेशन रखी और उसमें मनमोहन साहब का जो था वो बहुत बड़ा किरदार था, हमने देखा। और अब उसके जो फ्रूट्स जो है वो लेने का वक्त आ गया है। तो ये लड़ाई झगड़ों से इसको अवॉइड करना चाहिए जी। मैं कहता हूँ कश्मीर का हल क्यों नहीं निकल सकता सर? अरविंद भाई इस पे रोशनी डालेंगे। कश्मीर का हल क्यों, ये कोर इशू है ना हमारा, इसका हल क्यों नहीं निकल सकता है? अगर इसका हल एक दफा निकल आता है तो सर उसके बाद तो मसाइल जो है वो इस नोयत के नहीं होते कि उसमें बातचीत ना हो सके या उसमें बातचीत हो के तो मसले का हल ना निकाला जाए। जी सर। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी, पहले हमने हामिद करजई को अपोज किया, फिर अशरफ गनी को अपोज किया, और हम कहते थे कि इन्होंने जनाब इंडिया के साथ ताउन किया हुआ है और इंडिया हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाता है। और उस सिलसिले में कहा जाता था कि जी इंडिया के इतने ज्यादा कौंसल खाने हैं, कौंसलेट्स हैं अफगानिस्तान में, वो क्यों हैं? तो वो 9-10 से गिनती शुरू हुई थी। लास्ट टाइम मैंने एक कॉलम देखा नई बात अखबार जो है उसमें, और उसने कहा था कि 65 कौंसल खाने, 65 इंडियन कौंसलेट्स इन अफगानिस्तान। और टीवी पे भी लोग इसी तरह की बातें किया करते थे। हमारे एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं रिटायर्ड, उन्होंने ये कहा कि जी दर्जनों कौंसल खाने हैं इंडिया के जस्ट अलोंग पाक अफगान बॉर्डर। तो आप देखिए कि कौंसल खाना जो है कोई माचिस की डिबिया नहीं होती कुछ जिसको आप जेब में छुपा लें। आप 5 मिनट की रिसर्च करते इस जमाने में तो आपको पता चल जाता कि इंडिया के कितने कौंसल खाने हैं अफगानिस्तान में। लेकिन हमारे मीडिया में ये मुसलसल डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, और अगर आप गूगल कर लेते इसको तो वो आपको पता चलता कि इंडिया के भी 4 कौंसल खाने थे और पाकिस्तान के भी 4 कौंसल खाने थे अफगानिस्तान में, और काफी अरसे से वो चले आ रहे थे। और इंटरेस्टिंगली उन्हीं 4 शहरों में थे, 2 नॉर्थ में, 2 साउथ में। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की जो बातें की गई, तो आप क्या समझते हैं कि पार्लियामेंट को एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, ओपनली अगर पार्लियामेंट नहीं डिबेट कर सकती, ऐसी कमेटी बनाए कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में गुज़श्ता 25-30 साल में, 40 साल में क्या गलतियां की, कौन जिम्मेदार था, सजा भले ना दें, तयन तो कर लें उसका
कि ताकि आइंदा के लिए आपको गाइडेंस मिले कि भाई कौन सी पॉलिसी किस तरह बनाई गई, उसमें क्या गलती थी। तो इस पे आप अब जवाब दीजिएगा। अरविंद, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे भट्ट साहब की बातों को? जी, भट्ट साहब ने बहुत सारी बातें की हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतनी लंबी गुफ्तगू हो जाए तो एक एक पॉइंट का जवाब देना, मगर मैं कोशिश करूंगा। अच्छा किया चौधरी साहब, आपने बता दिया। आप ना भी कहते तो मैंने बात अपनी यहीं से ही शुरू करनी थी। और भट्ट साहब से ये पूछना चाहता था मैं कि भट्ट साहब, पाकिस्तान की नज़र में कौन सी वो हुकूमत हो सकती है अफगानिस्तान में कि जो आपके मयार पर खरी उतरे, जो आपको पसंद आए? आपसे मेरी मुराद है हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। आपका जो गिला तालिबान से है वही हामिद करज़ई से भी था, अशरफ गनी से भी था। तो पाकिस्तान ये बता दे कि भाई किस तरह की हुकूमत अफगानिस्तान में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक डेमोक्रेसी हो सकती है तो क्या पाकिस्तान के हुक्मरान ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई, तालिबान को भी इलेक्शंस में जाना चाहिए था, और जिस जिस तरह से उन्होंने टेक ओवर किया है हम इसको अपोज करते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता है बंदूक के जोर पे एक पूरे आवाम को जो है आप जिस तरह से कब्जा उन्होंने किया मुल्क पे। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि मैं अफगान कौम को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ के और आज़ादी ली। पहला सवाल तो ये, अगर वो गुलामी की जंजीरें थीं तो भाई आप तो उन्हीं अमेरिकन को यहाँ से जो है उनको ट्रांजिट दिया हुआ था आपने, कि वो अपने पूरी जो मिलिट्री मशीनरी है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी उनको गुड्स चाहिए, हथियार, असला जो भी चाहिए, वो कराची ने उनको से पोर्ट से सारा आके और फिर वो आगे सारा का सारा अफगानिस्तान जा रहा था सामान। तो आप ट्रांजिट भी उनसे ले रहे थे, अमेरिकन से ट्रांजिट भी ले रहे हो, अमेरिकन जा रहे हैं तो तालिबान को मुबारकबाद भी दे रहे हो। टोटल कंफ्यूजन है कि कोई ये तो पूछ ले कि भाई हम हैं किस तरफ। वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान एक इत्तेहादी था अमेरिका का, तो इत्तेहादी को तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। अगर आपका पार्टनर इतना बड़ा, वो भी अमेरिका जैसा, अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है और वहां पे जंगली किस्म के से जो लोग, जिनको आज आप कहते हैं कि ये तो पहले तो गुड तालिबान थे, वो आज, और कुछ बैड थे टीटीपी वाले, आज सारे ही बैड हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ? हमारी पॉलिसी में क्या कमी रही है? अब यही तालिबान अगर हिंदुस्तान की तरफ रुख कर लेते कश्मीर का, और आपके कहे में होते और उसके चलते वो कश्मीर में जो कार्रवाइयां जो उन्होंने 90s में की उन्हीं को फिर से अंजाम देते, तो फिर आप कहते यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमें नहीं मारते, इंडियंस को जाके मारते हैं। तो फिर ये गुड तालिबान थे, टीटीपी वाले बैड थे क्योंकि वो हमें मारते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है गुड तालिबान की, बैड तालिबान की, ये मोदी साहब ने नहीं दी थी। ये इंडिया की इसी हिंदुत्व रिजीम जिसको आप कहते हैं, उन्होंने नहीं दी थी, ये तो पाकिस्तान की हुकूमतों ने दी है टाइम एंड अगेन। मतलब आप फैसला ही नहीं कर पा रहे 35-40 सालों में कि यार इन लोगों को हुकूमत देने से हमारा कोई नुकसान होगा या फायदा होगा। चलें, देर आए दुरुस्त आए, आपको अब अकल आ गई है, अब आपको पता चला कि यार ये तो सारे के सारे वहशी हैं, और इनमें और जो अफगानिस्तान में बैठे हैं टीटीपी में और वो अफगान तालिबान में कोई फर्क नहीं है। तो फिर आप अपना बॉर्डर सिक्योर करें सर। मैंने बेशुमार ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं कि टीटीपी के जो मारे गए दहशतगर्द हैं उनके पास अमेरिकन मेड MI16 राइफल्स मिली हैं। वो MI16 राइफल्स जो कि अमेरिकन फोर्सेस ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो वो सारा असला पीछे छोड़ गए, वो सारी US मेड। वो ऐसी मॉडर्न डे वेपनरी का इस्तेमाल करके और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं, तो फिर कोई आप ऑपरेशन जो करना है एक ऑल आउट ऑपरेशन करें और अफगान तालिबान के ही खिलाफ करें, जहां से ये सारी दहशतगर्दी जो है ये पनप रही है। अगर आप समझते हैं वाकई में ऐसा हो रहा है तो आज नहीं तो कल आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा।
और उसमें हिंदुस्तान क्या मदद करने आ सकता है उनकी, अगर किसी का ये कोई इल्ज़ाम है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आज अगर आप किसी से पूछें इंडिया में तो वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी जो गुडविल है अफ़गानिस्तान में, जिसको बनाने में हमें दहाइयाँ लगी, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं और इसीलिए आमिर खान मुत्तकी को कुछ माह पहले जब वो भारत आए तो उनको एम्बुलेंसेस गिफ्ट की गई। ये है हिंदुस्तान का ऑफिशियल नैरेटिव, जो कि आपको गाहे-बगाहे हमारे मीडिया में सुनने को मिलता है। तो वो तो ये कहते हैं हम देना चाहते हैं इनको गंदम, पाकिस्तान से कहेंगे कि ट्रांज़िट रूट दे दे भाई, ताकि ये गंदम वहाँ पहुँचा दें। और ये सर्दियों के जो महीने हैं, आप किसी भी यूएन एड एजेंसी से पूछ लें कि अफ़गानिस्तान में लोगों के क्या हाल हैं। तो आपको भी ये बात पता चलेगी कि लोग इस सर्दी के अंदर जो हैं वो बेमौत मारे जा रहे हैं। लोगों के पास ना खाने को कुछ है, ना पीने के लिए साफ पानी है, कैंपों में लाखों की आबादी पड़ी हुई है, उनके पास कोई दवाइयाँ भी नहीं हैं, सर्दी से बचने के लिए कोई कपड़े-शपड़े भी नहीं हैं। ऐसे में हिंदुस्तान की हुकूमत कम से कम वो उनका ये कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान पहुँचाने की। तो आप कहीं से थोड़ी-सी तो ओपनिंग दें इंडिया को। आप ये कहें कि चलें जी, आप हमारे ज़रिए ही सही, आप लोगों तक ये तमाम एड पहुँचाएँ और हम आपका जो आपके साथ ताउन करेंगे। तो फिर यहाँ से ये वो रास्ता है चौधरी साहब, भट्ट साहब, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने मामलात के अंदर कोई जो है चेंजेज़ ला सकते हैं। आप ये कहें कि जी हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कहेंगे कि वो हमारे साथ और अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के इस खित्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोई चंद अहम फैसले लें। क्या इस तरह का जेस्चर पाकिस्तान नहीं ले सकता? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को लेना चाहिए। बहुत ज़रूरी है इस वक़्त कि कम से कम अगर आप सीरियस हैं, तो वो आपकी संजीदगी कहीं न कहीं पर दिखाई तो दे। अब ये कह देना कि जी एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये कहाँ तक हमें लेके जाएगा? एक सच ये है कि इस खित्ते में एजेंसियों के दरमियान एक जंग तो छिड़ी हुई है और अरसे-दराज से छिड़ी है। तो अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान आज रिसीविंग एंड पे है और अगर पाकिस्तान को लगता है कि हिंदुस्तान ने करवाया है, तो फिर आप भी एक ऑपरेशन कर दें, बुनियानन अल मरसूस पार्ट 2 कर दें हिंदुस्तान के ऊपर। जैसे हिंदुस्तान आपके ऊपर करने के लिए जो है तैयार बैठा है, अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है ना, अगर पाकिस्तान ने कोई फ्यूचर में टेरर अटैक किया तो वी विल अगेन स्ट्राइक देम। तो हिंदुस्तान में आपकी कोई ऐसी फोर्स है जिसको आप समझते हैं कि यार ये टेररिस्ट आउटफिट है और इनके ही दहशतगर्द आके और हमारे यहाँ कोई हमला कर रहे हैं, अगर है तो उनका हुकूमत कोई एविडेंस दे, उनके नाम बताए। अब सालों से 1-2 नाम लेके ही वो बातें कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड इनफ, दैट इज़ नॉट गुड इनफ। मैं ये हरगिज़ जो है मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इस खित्ते के अंदर अमन मुमकिन जो है वो नहीं हो सकता। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं, हर रोज़ कहते हैं, एक कोशिश करने की ज़रूरत है, बशर्ते वो एक सीरियसनेस के साथ में परस्यू की जाए दोनों तरफ से, और जिस दिन वो होगी, उस दिन हालात बेहतर होंगे। अच्छा भट्ट साहब, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था कुछ महीने पहले, उसमें मीडिया में तो स्पेकुलेशन थी कि पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व है, लेकिन गवर्नमेंट ने उस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया और वो मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट थी। और बिल्कुल। दूसरा, आपने ये बात की कि कश्मीर का कोई रेजोल्यूशन क्यों नहीं हो सकता। बट साहब आपके इल्म में होगा, हामिद मीर ने इस पर काफ़ी तफसील से लिखा है कि 2021 में एक एग्रीमेंट हो गया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और उसके मुताबिक जो है कश्मीर को फ्रीज करना था 20 साल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्लामाबाद आके ऐलान करना था ट्रेड और स्पोर्ट्स रिलेशंस की रेस्टोरेशन का। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना, ही चिकनड आउट, और कहा यह जाता है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने ही प्रिवेल्ड ऑन हिम और ये कहा कि अगर हमने ये मान लिया तो लोग हमें गद्दार कहेंगे और हमें वोट नहीं मिलेंगे। और दूसरा जो क्योंकि आपने बात की अपने उसमें कमेंट में, फेसबुक कमेंट में हिंदुत्व की,
तो हमारे यहाँ ये बहुत बात की जाती है, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र को मुसलसल कंडेम किया जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो मुस्लिम नेशनलिज्म की बात बहुत साल पहले की गई है, इसी तरह टू नेशन थ्योरी की बात की गई। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अगर हिंदुत्व जो है वो बुरा है, हिंदू राष्ट्र यानी हिंदू नेशनलिज्म बुरा है, तो हाउ इज द टू नेशन थ्योरी एंड मुस्लिम नेशनलिज्म सुपीरियर टू देम और बेटर देन देम? एजाज चौधरी जो हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो ये कह रहे थे कि हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इंडिया के किसी भी नजरिए पे क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, वरना वो हमारे नजरियात पे इसी तरह क्रिटिसिज्म करेंगे। हमें अपनी तवज्जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे रखनी चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात पे रखनी चाहिए, उनकी जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उस पे हमें कमेंट नहीं करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? चौधरी साहब, अरविंद भाई ने जो बातें की हैं, मैं बहुत हद तक उन सारी बातों से मुतफिक हूँ, और मैंने एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इतने अच्छे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जितनी बातें हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी। जो ये सब प्रॉब्लम ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट का इस वक्त लेवल है, वो इस उसकी नेचर ऐसी नहीं है कि हम इन बातों की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, और इसमें हमें बेशुमार रुकावटें जो है वो नजर आती हैं। दोनों मुल्कों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हल्के जो है वो माजी में ये दावा करते रहे कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ 60, 65, 30, 40 कॉन्सुलेट जो हैं वो इंडिया ने एस्टेब्लिश कर लिए हैं। चले ठीक है, कोई उसमें एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया गया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब लैक ऑफ ट्रस्ट होगा तो फिर तो एक कॉन्सुलेट भी काफी है ये एलिगेशन लगाने के लिए कि इंडिया जो है वो वहां से बैठकर तो पाकिस्तान के अंदर जो होने वाला टेररिज्म है उसको स्पॉन्सर कर रहा है। तो जब इस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट होगा, वो डॉजिए अब वो तैयार कर रहे हैं कि ये जो इस्लामाबाद के अंदर अभी टेररिज्म का वाक़या हुआ है, इससे पहले जो पिछले हफ्ते अफगानिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हुआ है, 12 शहरों को हॉस्टेज किया है, तो अब वो इसके ट्रेस इसकी रूट्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर और थ्रू अफगानिस्तान इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें लेके जा रहे हैं। तो फिर जब इस तरह का लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट होगा, तो फिर हम किस तरह से मुस्बत समत के अंदर मामलात को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, जो सब वो तो तालिबान जो है, एक तो वो इस्लाम की सारी जो चेहरा है उसको डिस्टॉर्टेड उन्होंने कर दिया है। डेमोक्रेसी पे वो यकीन नहीं रखते हैं। मिसोजिनिस्ट सबसे बड़ी फोर्स है दुनिया की, सबसे बड़े वो औरत दुश्मन है। बच्चियों को स्कूल नहीं वो जाने देते, बच्चियों को वो औरतों को काम पे जाने की इजाजत नहीं देते। पार्क के अंदर उन्होंने औरतों का बगैर महरम के दाखिला ममनू कर दिया है। उनके ड्रेस कोड्स आप देख लें, मतलब देखिए वो मॉडर्न वर्ल्ड जो है आपकी, और यहाँ जो मॉडर्न जो सेकुलर वैल्यूज हैं हमारी, उनके साथ तो वो मुताबिकत नहीं रखते। तो आप किस तरह से उनके साथ एतमाद कर सकते हैं? अरविंद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सर्दी पड़ रही है वहां पर। आप देखें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उन्हें आपकी एड की जरूरत है, नेबर्स की एड की जरूरत है। लेकिन वो जो वहां पे वो जो आपकी और इंटरेस्ट बैठे हुए हैं तालिबान जो है, उनकी मौजूदगी में ये सारे मामला जो है वो आगे चलाना जो है वो मेरी राय में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का जो पॉलिसी फेलियर है वो यहाँ पर है कि पाकिस्तान में माजी में अफगानिस्तान की पॉलिसी में सिर्फ तालिबान जो पश्तून एथनिक जो ग्रुप है उसके ऊपर सिर्फ रिलाई किया है, उसको डी लिंक नहीं कर सके। अफगानिस्तान के अंदर तो और भी एथनिक ग्रुप्स हैं। तो आपने अगर इंटरवेंशन करनी है, नई बाज आना है, तो वहां पर आप और भी जो तजर्बात हैं वो कर सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइडियल पोजीशन तो ये है कि हम होते कौन है, नेबर जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने वाले। चले मान लिया अगर आपकी को मजबूरी बन भी गई है मुदाखलत करने की, तो फिर उन फोर्सेस को आगे लेकर आए जो कि डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हों, जो कि मॉडर्न जो सेकुलर वैल्यूज हैं उनके ऊपर यकीन रखते हों। मुझे बताएं कि तालिबान के साथ आप इंडिया को खड़ा कर लें या पाकिस्तान को खड़ा कर लें, तो आपकी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? बताएं मुझे। ना वो ट्रेड करते हैं, ना वो इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, ना उन्हें पता है कि यहाँ से मिनरल्स कैसे निकालनी है, तो किस तरह से
उनको एक्सपोर्ट करके या उनकी प्रोसेसिंग करके तो अपने लोगों पे खर्च करना है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ट्रेड करेंगे भी और पैसा भी अर्न करेंगे, तो वो पैसा जो है वो टेररिज्म को स्प्रेड करने पे ही खर्च करेंगे। देखिए, ये मैं ज़ाती तौर पर इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि कश्मीर के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो उसे इंडिजिनस होना चाहिए। अगर कश्मीरी समझते हैं कि वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो उसे इंडिजिनस रहना चाहिए। उन्हें अगर लड़ाई भी करनी है तो खुद करें। जो बाहर से अगर हम स्पॉन्सर करेंगे, यहाँ से हम जो जिहादी तंजीमें हैं वो वहाँ पर भेजेंगे, तो वो कश्मीरियों की कॉज के लिए ठीक नहीं होगा और फिर उसका बैकलैश भी आएगा। इंडिया के अंदर अगर हम इस तरह का पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो इंडिया जो है उसका बैकलैश जो हमें इस वक्त भी नजर आ रहा है। तो इसमें भी जो अफगानिस्तान की हमारी पॉलिसी है वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो को फ्रूटफुल हमारे लिए हो सकती है। दोनों मुल्कों के लिए जो बात इंतहाई जरूरी है वो ये है कि जो इन दोनों के दरमियान मसाइल हैं और खासतौर पर जो कोर इशू है कश्मीर का, जब तक ये हल नहीं होगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि मामला जो है वो पॉजिटिव समझ में आगे बढ़ेंगे। दोनों मुल्क जो है, देखिए हम नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमें देखना चाहिए यार हमारे एक दूसरे के अंदर पोटेंशियल क्या है, हमें किन चीजों की जरूरत है जो हम इंडिया से मंगवा सकते हैं, इंडिया को किन चीजों की जरूरत है जो पाकिस्तान से। हम जो इधर उधर घूम रहे हैं, हम जो अपने रीजन से बाहर निकल कर तो दूर दूर से अपने कनेक्शंस जो है वो स्प्रेड कर रहे हैं। तो दोनों मुल्क मिलकर और खास तौर पर इंडिया जो है उसको एक बड़ा भाई बनकर सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो कहते हैं जी कि इंडिया कोई बड़ा भाई है जी, इक्वल। और भाई घर में बड़ा भाई नहीं होता, उसकी आप इज्जत नहीं करते हैं। तो इसी तरह से जो बड़ा भाई होता है अरविंद भाई, उसकी भी एक जिम्मेदारी, यार ये छोटा है इसको साथ चला रहा है, इसकी कुछ थोड़ी बहुत जो है ना वो नाज नखरे भी बर्दाश्त कर लेने हैं। तो जो छोटा है वो हमारे यहाँ तो वैल्यूज हमें हमारे घरों में सिखाई जाती है कि बड़ा भाई है यार, इसकी आप रिस्पेक्ट करें, या आपको कभी थप्पड़ भी मार ले तो आपने आंखें नहीं उठानी है। तो अगर जब तक ये जज्बा, इस जज्बे के साथ दोनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंसिया है, जो दोनों मुल्कों के इंटेलेक्चुअल हैं, जो सियासी क़यादत है, जो मीडिया पर्सन्स है, वो जब तक इस जज्बे के साथ आगे नहीं बात को चलाएंगे, मामलात को इस जज्बे के साथ बातचीत नहीं करेंगे, तो ये मामला हल नहीं होंगे। हेट स्पीच, चौधरी साहब खास तौर पर मैं इस पर करना चाहूँगा, हेट स्पीच जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत रोल प्ले कर रहा है दोनों तरफ से। चले मैं मान लेता हूँ इधर से थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, तासब तो इधर भी है, लेकिन उधर जैसे वो हमने देखा 4 रोज़ा जंग में, आप यकीन करें अरविंद भाई, उस 4 रोज़ा जंग में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसको देखकर मैं इतना प्रोवोकेटेड हुआ कि मैंने बाज वो बातें भी मुझसे मेरे मुंह से निकल गई जो मैं नॉर्मली नहीं निकालना चाहता। यानी इस तरह की वो प्रोवोकेशन थी उधर से। लाहौर को उन्होंने मतलब वहाँ से एक बंदरगाह उन्होंने दरियाफ्त कर ली, लाहौर को उन्होंने मतलब मेरे लॉज हैं इस्लामाबाद में, एक रात चौसा मेरा ख्याल 9 की बात है, 9 मई की, तो उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद पे तो कब्जा हो गया और वजीर आज़म साहब को हथकड़ियाँ लगा ली हैं और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भाग गए हैं। मुझे रात को फोन करना पड़ा अपने घर उधर, मैंने कहा यार बताएं मुझे कि यहाँ पे क्या सिचुएशन। तो जब तक ये इस तरह के मामला जो है, ये छोटी छोटी बातों को जिस तरह से ये इस्ताल अंगेजी इसमें और दोनों तरफ से किसी तरफ से भी नजर आए, इसको भी हमें डिस्करेज करना पड़ेगा। और मैं ये चाहूंगा कि अरविंद भाई जो है वो इस मामले पर, इस एस्पेक्ट के ऊपर भी जरूर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी अरविंद, आप इन बातों का भी जवाब दीजिए और ये भी बताइए कि ट्रस्ट डेफिसिट जिसका भट्ट साहब ने जिक्र किया, ये कैसे पैदा हुआ, क्यों कर पैदा हुआ, और फिर अफगान तालिबान के साथ इंडिया की जो दोस्ती है इसको कैसे देखा जाता है इंडिया में? क्या इंडिया में ऐसे सर्कल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हो? वैसे तो वो कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, लेकिन क्या इंडिया में ऐसी वॉइसेस मौजूद हैं जो क्रिटिकल हैं इस हवाले से? जी, बिल्कुल ऐसी वॉइसेस हैं जो क्रिटिकल हैं इस हवाले से। और आमिर खान मुत्तकी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उनकी डिमांड थी कि जी इसमें खवातीन जर्नलिस्ट नहीं होंगी, और ये बड़ा उसका बैकलैश हुआ। और फिर ना सिर्फ खवातीन जर्नलिस्ट आई, उन्होंने सवाल भी पूछे तालिबान से और बड़े सख्त किस्म के सवाल पूछे। अच्छा, देखिए हमारी जो डीप ये जो मिसट्रस्ट की जो तारीख है, ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ये चौधरी साहब मैं समझता हूँ 1965 की जंग से शुरू हुआ और उसी का तसलसल है कि अभी तक हम देख रहे हैं जो। तो कश्मीर का जो मसला है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अब उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। जब आप ये कह देते हैं कि यार कोई कश्मीरियों की इंडिजिनस उनकी कोई स्ट्रगल है तो वो करें,
लेकिन हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। हम ये नहीं कहते कि वो जो कि हथियार लेके और ऐसे कोई काम करें। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर ने दो बार ये बात कही पिछले साल कि जी हम उनके साथ खड़े हैं इस फ्रीडम स्ट्रगल में, और उनके हर हर लिहाज से उनको हर फ्रंट पे उनको हेल्प करेंगे। व्हाट डज दैट से? अच्छा, अब ये है कि कश्मीर पे जो पाकिस्तान का रवायती मौक़िफ़ है, उसमें से जान अब बची नहीं है उसमें। और पाकिस्तान का स्टेट भी अब ये बात समझ गया है, इसलिए वो अब उसको गाए-बगाए 2-4 को दिन मुकर्रर किए हुए हैं साल में, उस दिन उनका हवाला कर देते हैं, उसके बियॉन्ड जाके और कोई बात नहीं करते। तो महज़ लफ़ाज़ी अगर आप समझते हैं करके और आप किसी के कॉज़ में कोई अगर आप हेल्प कर रहे हैं, तो वो तो कश्मीरी भी अब समझ गए हैं कि भाई यहाँ पे आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया गया, पाकिस्तानी हमारी मदद के लिए नहीं आए। और इमरान खान ने कह भी दिया ऊपर से, आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर की वजह से क्या हम पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल दें? ठीक है, और कुछ ऐसी बात अयूब खान ने भी कही थी पहले। तो फिर देखें, अब जो है ना, वक्त आ गया है कि कश्मीर के मसले को लेके, और मैं चाहूँगा कि बात बार-बार रिपीट ना हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान ये एक चेक कर ले कि हमारी माज़ी की पॉलिसी क्या रही है और हमें आगे कैसे बढ़ना है। और खुदारा कश्मीर के मसले को दो कौमी नज़रिए के साथ नत्थी ना करे। और दो कौमी नज़रिया अपने आप में एक घिसा-पिटा नज़रिया है आज की तारीख में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हिंदू भी रहता है, पाकिस्तान में सिख भी रहता है, मसीह बिरादरी के लोग भी रहते हैं। पाकिस्तान उनका भी उतना ही है जितना कि किसी मुसलमान का है। और मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो हैं वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं बनते। जब आप ये कहेंगे ना कि जी दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे मसला कश्मीर का हल हो, तो ये सुनने में पाकिस्तानियों के तो शायद बड़ा अच्छा लगे, लेकिन आज जो नस्ल आपकी जवान हो रही है, वो दुनिया से कनेक्ट हो रही है। उन्हें पता है कि अगर हमने इस दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो हमें इस दुनिया के जो तकाज़े हैं, जमहूरियत के, सेकुलरिज़्म के, वो सारे हमें भी उसके ऊपर खरा उतरना होगा। जब कोई पाकिस्तान का बंदा बैठ के इंडिया पे क्रिटिसिज़्म करता है, या हमारे जो है अंदर मुल्क के जो भी अंदरूनी जो भी हमारे हालात हैं, उन्हें लेकर, तो फिर एक सवाल जब ये कहता है कि यार आप तो आईनी तौर पर जो है अवाम में जो है फ़र्क आपके यहाँ पे है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, तो जब आप तो वो कर रहे हैं, कम से कम हिंदुस्तान में अब तक आँख की शर्म है, वो ये काम तो नहीं कर रहे। तो अब इस रीजन के अंदर ये जो हमने सिक्योरिटाइज़ कर दिया है पूरे के पूरे इस खित्ते को, मसला कश्मीर के चलते, इसको डीसिक्योरिटाइज़ करने की ज़रूरत है सर। हमारी पूरी की पूरी रिलेशनशिप जो है, हमने उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना शुरू कर दिया है। तो जब आप किसी भी रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा हेविली सिक्योरिटाइज़ कर देते हैं, तो फिर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे आपका ट्रेड है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, कल्चरल एक्सचेंज है, स्पोर्टिंग टाइज़ हैं, दे दे विल ऑल टेक बैक सीट। वो फिर पीछे हो जाते हैं और हर मसले को हम सिक्योरिटी के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने ताल्लुकात को बाकी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर रिलाय नहीं करते, मसलन आप स्पोर्टिंग है, ट्रेडिंग टाइज़ हैं, कल्चरल एक्सचेंज है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, आप इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो फिर बार-बार हम इस विशियस साइकिल में जाते जाएँगे। तो वक़्त आ गया है, 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। एक थोड़ा-सा हाई कमिश्नर्स को रीअपॉइंट करें, एक-दूसरे के यहाँ पे। ये जो हम बयान दे रहे हैं हर रोज़, ये भी ना दें। अपनी रिलेशनशिप को डीसिक्योरिटाइज़ करें और सिक्योरिटी को 10वें नंबर पे ले जाके छोड़ दें, और उससे पहले अपने दरमियान इतने बड़े-बड़े जो ट्रस्ट के जो पिलर्स हैं, आप इतनी ज़्यादा ट्रेड बढ़ा लें, जैसे इंडिया चाइना के दरमियान है। कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन हमारी ट्रेड इतनी बड़ी थी कि उसने हमारे ताल्लुकात को खराब नहीं होने दिया। हमारा पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है, उसको नहीं खराब होने दिया। तो ठीक उसी तर्ज पे पाकिस्तान और इंडिया भी काम करे कि वो अपने ट्रेड को, अपने स्पोर्टिंग टाइज, कल्चरल एक्सचेंज को इस हद तक ले जाएँ
कि अगर कोई इस तरह का अगर कोई एक दो वाकयात हो भी जाएं तो हम एक दूसरे को कह सकें विद आवर हैंड्स ऑन आवर हार्ट्स कि यार बहुत गलत हुआ, शदीद शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, और कोई भी अगर ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं इन्हें लेके एक दूसरे के खदशात हैं, कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करेंगे और विल मेक श्योर कि दिस डजंट हैपन अगेन। तो ये अप्रोच बड़ी जरूरी है। जी चौधरी साहब। अच्छा भट्ट साहब, सरदार मसूद ने जो एजेके के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, एम्बेसडर भी रहे, वो यूएस में रहे, यूएन में, चाइना में, उन्होंने ये कहा कि हम कश्मीर के मसले का रेजोल्यूशन जो है ना 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद पे चाहते हैं, और 2 नेशन थ्योरी की बुनियाद इस्लाम है। और दूसरा जो है हमारे यहाँ ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान की जगुलर वेन है, शाहरग है कश्मीर। उस पर फिर कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई कौन सी जिंदा चीज है जो 78 साल तक अपनी जगुलर वेन के बगैर जिंदा रहे। और फिर हम ये भी कहते हैं कि हम कश्मीरियों की सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरफ ये नारा है कि जगुलर वेन है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और दूसरी तरफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात भी है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का तो मतलब है कि कश्मीरियों की मर्जी है, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहें, इंडिया के साथ जाना चाहें, या इवन इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे रहना चाहें, उनको ये हक है। तो ये किस तरह की सेल्फ डिटर्मिनेशन है जिसका हमने तयन पहले से ही कर दिया है कि उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है पाकिस्तान के साथ इल्हाक और एक्सेशन। और देखिए वहां इलेक्शन लड़ने के लिए एजेके में आपको हल्फ देना पड़ता है, लिख के देना पड़ता है कि आप कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के नजरिए की सपोर्ट करते हैं। तो ये चीजें जो हैं इनको आप कैसे देखते हैं? अब ब्रीफली प्लीज कीजिएगा, फिर हम कंक्लूड करते हैं। तो सब प्रॉब्लम ये है कि 78 ईयर्स की ऑलमोस्ट एक तारीख है कश्मीरियों की स्ट्रगल की, फ्रीडम स्ट्रगल की। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कश्मीरी जो है वो अगर इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, उनका हिस्सा बनकर आगे चलना चाहते हैं, तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पर बलूचिस्तान की बात करते हैं और मुझसे ये पूछा जाता है कि इसका हल क्या है, तो मैं कहता हूँ कि बलूची जो है उनको उनके राइट्स दिए जाएं, उनके फ्रीडम्स माने जाएं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उनको तस्लीम किया जाए, उनसे पूछा जाए आप क्या चाहते हैं। जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं, जो वहाँ की मिनरल्स हैं और वहाँ के जो प्रेशियस एसेट्स हैं, उन पे उनका इख्तियार तस्लीम किया जाए। बलोचियों से ये पूछा जाए कि वो किस तरह से इसको आगे डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, और उससे जो हासिल होने वाली जो अर्निंग्स हैं उनको किस तरह से बलूचिस्तान की और वहाँ की आवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब मैं ये बात करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसके ऊपर हम कौन होते हैं अपनी मर्जी मुसल्लत करने वाले, तो यही इसी तरह का मुतालबा जो है वो मैं इंडिया से भी करता हूँ कि देखें, आप खुद लेकर गए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर कश्मीर के इशू को, आपके वजीर आजम नेहरू लेकर गए थे, और वहां पर आपने इस बात को तस्लीम किया था कि इसका हल जो है वो प्लेबिसेट के जरिए होगा। आप लोग वहां के कश्मीरियों की जो राय है वहां की आवाम की, वो आप ले लें, और वो बिल्कुल इम्पार्शल होनी चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होनी चाहिए। अगर कश्मीरी जो है वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो मुझे इस पर कोई इतराज नहीं होना चाहिए। कश्मीरी कहते हैं नहीं जी हम पाकिस्तान के साथ अपना इल्हाक करना चाहते हैं, तो फिर इंडिया को भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। और अगर कश्मीरी ये कहते हैं कि हम एक ऑटोनोमस स्टेट, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रहना चाहते हैं, तो फिर चीन समेत किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज उस वक्त बनता है जब आप 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर जबर और दबाव डालकर उन्हें अपने साथ मुसल्लत करके अपने साथ जोड़कर रखने के लिए कर रहे हैं। इसमें ख्वाह पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई और भी कंट्री हो, जब आप अवाम की राय के खिलाफ जाकर उन्हें जोर जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहेंगे, उनके हकूक सलब करेंगे, उनकी आज़ादियां नहीं तस्लीम करेंगे। देखिए, अगर कश्मीरियों को इंडिया के साथ रहने में प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे स्ट्राइक्स क्यों होती हैं, वहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स क्यों होती हैं, वहां पर आपने इतना बड़ा क्रैकडाउन कर रखा है, वहां का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक है, और उसके बाद इंडिया को बार बार क्यों जरूरत पेश आती है कि वहां पर जो इंटरनेट है और जो सारा कम्युनिकेशन सिस्टम उसको शट डाउन कर दिया जाए। तो वहीं पे आएगी ना जब लोग जो हैं वो उनकी राय कुछ अलग है और आप उनके ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाह रहे हैं। और मैं
मेरी ज़ाती राय है कि इसमें मैं सिर्फ़ ये मुतालबा इस तरह का सिर्फ़ इंडिया से नहीं कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान से भी कर रहा हूँ। आप वहाँ जाएँ, लोगों से पूछिए उनकी राय क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि लोगों की राय के मुताबिक इन दोनों मुल्कों को और इनकी जो अवाम है और जो इनकी क़यादत है, उनको अपने आप को रीएडजस्ट करना चाहिए। ना कि हम यहाँ से उठ के वहाँ पे जिहादी भेजें, इंडिया जो है वहाँ पे उठ के स्टेट टेररिज्म करे और उसका खुमियाजा जो है वो वहाँ की अवाम को भुगतना पड़े। ये बिल्कुल खिलाफ है। आप जब एक बार अवाम के लिए सोचेंगे और उनकी फलाह के लिए, उनकी वेलबीइंग के लिए सोचेंगे, तो फिर आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और फिर आपको उस वो जो कन्वेंशनल थिंकिंग है जिसमें हम फंसे हुए हैं बॉक्स के अंदर, आउट ऑफ द बॉक्स निकल कर सोचना पड़ेगा। और फिर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फिर रास्ते खुलना शुरू होंगे। फिर जब एक दूसरे को ये दिल से हम तस्लीम कर लेंगे कि ठीक है, हमारी ख्वाहिशात के ये खिलाफ बात है, हमें पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों की ये राय है, उनकी ये मर्जी है, तो फिर हम जी दोनों मुल्कों को मिलकर जो है वो इसे कबूल कर लेना चाहिए। जी सर। जी अरविंद, प्लीज ब्रीफली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर कंक्लूड करते हैं। मैं बहुत ही ब्रीफली रिस्पॉन्ड करूंगा और मैं भट्ट साहब से ये चाहूँगा कि भट्ट साहब खुद इस पर जाके थोड़ी सी स्टडी कर लें और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगाएं। अगर इन्हें इस बात का इदराक नहीं था तो पढ़ लेंगे, तो जब इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे सामने कुछ नए हकायक आए हैं और भाई वो हकायक तो दुरुस्त हैं, तो आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, जैसे इस प्रोग्राम के इब्तिदा में मुझसे शायद ये कहने में भूल हो गई थी कि जी वो बसंत का त्यौहार बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, वो एक दिन के लिए कैंसिल हुआ, आपने बताया तो मैंने अपनी बात मान ली। कभी कभार आपके पढ़ने में और चीज़ें जो हैं वो उसमें कोई कमी कोताही रह जाती है। बट साहब, मैं ये बार बार कह चुका हूँ प्रोग्राम्स में, हो सकता है कि आपके कभी नज़र से ना गुजरा हो। अगर इंडिया लेके गया था यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के मसले को, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पे अगर अमल नहीं हुआ तो इसके लिए इंडिया जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन 47 है वो आप ज़रा पढ़ें। तो उसमें 3 शराइत थी कि पहले पाकिस्तान अपने यहाँ से फ़ौज निकाले और नॉन जो कश्मीरी पॉपुलेशन है उसको निकाले, यानी कि जो कबायली आए हुए हैं उनको निकाले। उसके बाद इंडिया भी बल्क ऑफ द फोर्सेस विड्रॉ करेगा। उसके बाद फिर प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, फिर प्लेबिसाइट होगी। ये सारे सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, एक के बाद एक। ठीक है, और ये जब फुलफिल नहीं हुआ, जब ये नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन 51 जो है वो अडॉप्ट किया। ठीक है, और उसको अडॉप्ट करने की तारीख थी जून 3 1948, 3 ऑफ जून 1948। इसके अंदर भी यही बात कही गई कि जी जो रेजोल्यूशन 47 है उसके लिए आप इंस्ट्रक्ट की गई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि आप उसके लिए जो एरिया जो है रिटर्न करने हैं वो करें और प्लेबिसाइट करवाएं। तो एक के बाद एक मुसलसल उसके बाद अगला रेजोल्यूशन आया। तो किसी रोज ना हम ये काम करते हैं, मेरी आपसे गुजारिश है चौधरी साहब, हम लेकर आ जाते हैं, आप नोट्स बना के ले आएं यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट से जाके, मैं भी बना के ले आता हूं, और आए एक रेजोल्यूशन आप पढ़ें और उसके हकायक आप बताएं जो यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे लिखे हों, उसके अगले वाले की मैं बताऊं ताकि लगे कि हाँ भाई दोनों एक ही पेज पर हैं, फिर उसके अगले वाले की आप बताएं, फिर मैं बताऊं, और ऐसे ऐसे करके जितने जम्मू कश्मीर पे रेजोल्यूशन है सब पढ़ डालते हैं, सब बता देते हैं कि हाँ यार आपने भी पढ़ लिए, मैंने भी पढ़ लिए, और कहीं पे भी एक वर्ड की एक कॉमा फुल स्टॉप भी अगर इधर से उधर हो जाए तो वी विल करेक्ट ईच अदर। वही यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पाकिस्तान में भी एक्सेसिबल है और दुनिया के किसी और कोने में भी है। ठीक है जी, ये तो बात होगी रेजोल्यूशन की। 1965 की जब जंग हुई तो भुट्टो साहब ने कहा सदर अयूब को कि कश्मीरीज आर अप इन द आर्म्स, वो हथियार लेके तैयार खड़े हैं, वो तो हमारे अंदर जाने की देर है और कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। अंदर गए तो पता चला कि यहाँ तो कोई नहीं है, उल्टा उन्हीं कश्मीरियों ने पाकिस्तान के जो फौजी जो गए हुए थे कब लोकल जो ड्रेसेस पहन के, ठीक है, सिविलियन क्लोथ्स के अंदर, उनकी मुखबरी कर दी और बता दिया कि ये जो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर्स हैं और जो कि सादा कपड़ों में आए हुए हैं वो सारे पकड़े गए वहां पे।
ये भी एक तारीख की एक जो है एक ऐसा एक सच है जो शायद जानते हैं, आप भी नहीं जानते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कहीं पे तो आपके अपने जो इसमें माहिरीन हैं, मैं उनके बयान आपको पेश कर सकता हूँ। तो कश्मीरी तो उस टाइम पे जो थे, ऐसी कोई आज़ादी की उनकी मूवमेंट थी ही नहीं। फिर ये है कि उनके तमाम जो भी इंडिया से इल्हाक के कागज़ात देखें, तो उसपे लॉर्ड माउंटबेटन के साइन हैं, जिसको पाकिस्तान कहता है कि जी ये तो डॉक्यूमेंट ही फर्जी है। इल्हाक का जो डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान का, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह ने किया और दूसरी तरफ लॉर्ड माउंटबेटन ने किया। अब वो लॉर्ड माउंटबेटन कौन है? तो भाई वो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो जिन्ना साहब उसको चीफ गेस्ट बना के और कराची लेकर गए, वो लॉर्ड माउंटबेटन। अब वो भी झूठा है हो गया है, ठीक है? जिनसे आज़ादी ली है वो भी अब झूठे हो गए हैं। तो यार ये चीज़ें ना चलती नहीं है फिर। ये कश्मीर का मसला बना कब? जिसको फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं आप, हम इसको इंडिया के अंदर कहते हैं कि ये कोट अनकोट एक दहशतगर्दी है, इस्लामिक जिहाद है और कुछ नहीं। ये अफगानिस्तान का जिहाद खत्म हुआ और यहाँ पे हमारे फिर जिहादी भेजे गए कश्मीर के अंदर। उन्होंने हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह किया। यहाँ पे जो है दुनिया भर से जो जिहादियों ने आके और हिजबुल मुजाहिदीन, बाद में लश्कर जंगवी, लश्कर तैयबा और ये सारे बने। तो इन्होंने जो है आके यहाँ पे मज़हब के नाम पे जिहाद किया, जिसको आप देख लें कि उसे क्या कहते हैं। अगर वही उसी तरह का मज़हब के नाम पे टीटीपी कोई जिहाद करे तो जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, हम भी उसी चीज़ को दहशतगर्दी आज भी कहते हैं। तो अपने ना कॉन्ट्रडिक्शंस इंसान को चाहिए, भले ही वो कोई स्टेट हो या कोई फर्द वाहिद हो, कि अपने अंदर से तज़ादात को दूर करे। अगर मज़हब के नाम पे टीटीपी जो कर रहा है तो वो दहशतगर्दी है, तो जो तालिबान कर रहे थे मज़हब के नाम पे वो भी दहशतगर्दी है। और हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर में कर रहे हैं वो भी दहशतगर्दी है, ठीक है? और उसके बाद अगर कोई लश्कर तैयबा कोई कर रहे हैं, हाफिज सईद जैसे, तो वो भी दहशतगर्दी है। अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया कि वो दहशतगर्दी कर रहा था, इसी बात की तो सजा दी है उसको, ठीक है? फिर ये देखें आप, हिजबुल मुजाहिदीन का अगर आप जो है ना लोगो ही उठा के देखें, ठीक है जी, तो आपको पता चलेगा सर कि किस तरह का लोगो है उनका। आप अगर उठा के, मैं अगर अभी आपको सर्च करके और दिखाऊं तो आप कहेंगे कि यार बात तो ठीक कह रहा है ये नौजवान। ये है हिजबुल मुजाहिदीन का लोगो, कह दें अगर नहीं है तो। क्यों चौधरी साहब? चौधरी साहब यही है, शकील चौधरी साहब, यही जी हिजबुल जी मुजाहिदीन का लोगो है। जी बता जी दें अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूं तो, जी जी ठीक है? तो इसमें क्या है? इसमें कुरान मजीद को 2 AK-47 के ऊपर रखा है, ऐसा ही है। हम्म, इस्लाम तो जो है अमन का एक मजहब है, इट इज अ रिलीजन ऑफ पीस। तो क्या किसी ने पाकिस्तान में आज तक ये बात कही कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारी इतनी मुकद्दस किताब को दो बंदूकों के ऊपर रखने की? हम जो हैं, हम तो, हमारा रिलीजन तो अमन का है। क्या किसी ने कहा? बट साहब ये हिजबुल मुजाहिदीन का लोगो है जो मैंने दिखाया है। तो वो क्या कर रहे हैं बंदूक के नाम पे? बंदूक और मजहब दोनों का ये जो आपस का ये जो संगम है, इसे क्या कहें कश्मीर में? फ्रीडम स्ट्रगल कहें इसे, या दहशतगर्दी कहें? टीटीपी अगर जी यही काम करे मजहब के नाम पे तो दहशतगर्दी है साहब। अफगान तालिबान करें वो भी दहशतगर्दी है। तो आप ये भी कहें कि भाई हिंदुस्तान में जो हो रही है वो भी दहशतगर्दी है। जब तक जी आप कश्मीर में हो रहे दहशतगर्दी को फ्रीडम स्ट्रगल कहेंगे, मैं या मेरे जैसा कोई हिंदुस्तानी आके बैठ के कहेगा भाई बलूचिस्तान के अंदर भी जो हो रही है वो भी फ्रीडम स्ट्रगल है, where are we going to get it? Are we going to get anywhere from this? Not at all, sir. So let's be honest a little bit. कश्मीर में 90s के बाद से जो हो रहा है वो सीधा सीधा इस्लामिक जिहाद है सर। और कोई भी स्टेट, जी कश्मीर इंडियन सेक्युलरिज्म का एक टेस्ट केस है। अगर हम हमारे यहाँ पे
मुसलमान कहता है चलें, अगर वो कहते हैं, सैयद अली शाह गिलानी ने कहा ना, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीरियों का रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भाई फिर ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले 25 करोड़ हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, वो किस हक से बैठे हैं हिंदुस्तान में? वो भी चले जाएं फिर उनके साथ ही पाकिस्तान। और क्या आप ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ पे कि जी हिंदू जो रहता है पाकिस्तान में, वो हिंदू जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू है और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे हिंदू और मुसलमान अलग अलग कौमें हैं। तो यार हम किन चक्करों में पड़े हैं? मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, हम जितना चाहें इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाने के बाद क्या जिन्ना साहब ने महाराजा जोधपुर, जो कि एक हिंदू थे, उनको ये ऑफर नहीं की कि आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं तो आपको कराची बंदरगाह तक हम डायरेक्ट एक्सेस देंगे, क्योंकि उनका हथियारों का कारोबार था? क्या उन्होंने सिखों को ये पेशकश नहीं की कि मैं तुम्हारे साथ जो है कॉप्ट क्रिश्चियंस के साथ में पाशा ने इजिप्ट के जो अग्रीमेंट किया था उसी तरह का अग्रीमेंट तुम्हारे साथ भी करने के लिए तैयार हूं, तुम पाकिस्तान में आ जाओ, व्हाइट पेपर पे लिखने के लिए तैयार हूं, जो भी तुम्हारी डिमांड्स है लिख कर ले आओ एंड आई विल साइन इट। क्या ये सब नहीं हुआ? तो फिर दो कौमी नजरिया उस वक्त कहां था? तो ये कोई ना ही तो ये दो कौमी नजरिया है, ना ही ये कुछ और है, ये सीधा सीधा एक टेररिज्म है और हर स्टेट इसको वैसे डील करता है। दैट इज वेयर आई वुड लाइक टू रेस्ट माय केस। साहब अरविंद ने जो कुछ कहा इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा और प्लीज ब्रीफली। सर अरविंद भाई ने अभी वो एक दिखाया है मुझे, हिजबुल मुजाहिदीन के जो सलाउद्दीन हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दिखाया है। देखें जो इस्लामिक स्टेट है उसकी फिलॉसफी जो है वो मॉडर्न जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसके साथ बिल्कुल हार्मोनाइज्ड है। देखिए एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जो वायलेंस है उस पर एक्सक्लूसिव राइट जो है वो सिर्फ स्टेट का है। अगर स्टेट जो है वो किसी रियासत के खिलाफ जिहाद का या जंग का ऐलान करती है तो उसमें फिर वो स्टेट जो है करेगी, नॉन स्टेट एक्टर्स के पास कोई इस तरह की अथॉरिटी या राइट नहीं है। तो जब स्टेट जो है वो इनिशिएट करेगी कोई ऐसी वॉर या जहाज जो है तो उसमें फिर ऐसा लोगो जो है स्टेट के पार्ट पर हमें नजर आएगा, तो इसमें कोई काबिल एतराज चीज नहीं है। सर वाजपेयी साहब आए, सिंपल सादा बात करने लगा हूं सर, सारे कंट्रोवर्सीज, अब मैं लंबी बात नहीं करना क्या चाहता। स्टेट ने वाजपेयी डिक्लेयर साहब किया आए, जिहाद क्या इंडिया हमने पे? अप्रिशिएट किया। सर एक सेकंड, सर आपने वाजपेयी मेरे से साहब प्लीज लाहौर आप आए। बात में मैं सॉरी टू इंटरप्ट, सर छोटी छोटी बात कर लें। क्या स्टेट ने जो ये लोगो मैंने दिखाया क्या अप्रूव किया है पाकिस्तान की रियासत ने? सर नहीं सर, एक तो मैं स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूं, और अगर स्टेट आपकी ने नहीं जाती किया राय तो में उसे करना चाहिए था। आपकी इतलात क्या है? सर उसे करना, सर स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए, स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए नॉन स्टेट एक्टर्स को। ये तो मैं पहले कह चुका हूं कि अगर कश्मीरियों की इंडिजिनस मूवमेंट है तो उसमें पाकिस्तान को यहां से जिहादी नहीं भेजने चाहिए, ये तो मैं पहले कह चुका हूं आपको। ये तो फिर उसका बार बार उसको फिर रिपीट हिजबुल करने वाली बात मुजाहिदीन हो क्या जाएगी। है? इसको एक सेकंड सर, मुजाहिदीन जो है, मैं अब अगली बात कर रहा हूं कि जो वायलेंस है सर, जो जिहाद का ऐलान है, जो किसी मुल्क के खिलाफ जंग करने का ऐलान है, जो पीस है, इस पर एक्सक्लूसिव राइट जो है वो इस्लामिक स्टेट का है सर। इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स के पास ऐसा कोई फ्रीडम मौजूद नहीं है, ऐसा कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं है, ऐसा कोई राइट मौजूद नहीं है। हम इसको एंडोर्स नहीं करते, नंबर वन। सर दूसरी बात जो है मुख्तसर सर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, हमने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने जब यहाँ पे आके मीनारे पाकिस्तान पर आकर स्पीच की तो ये एक सिंबॉलिक थी सर। सिंबॉलिक क्या थी कि उन्होंने ये पैगाम दिया पाकिस्तान की आवाम को कि हम दिल से तस्लीम करते हैं कि आप ने अपने लिए एक अलहदा वतन जो है वो चूज कर लिया, तो हम इसे दिल से तस्लीम करते हैं, हमने आपको तस्लीम कर लिया। लेकिन उसके बाद कारगिल का वाकया हो गया, हमने इसे पसंद नहीं किया सर, वो उस वक्त नहीं होना चाहिए था। सियाचिन हो सकता है, कारगिल भी हो सकता था, लेकिन वो टाइमिंग बिल्कुल गलत थी। जब आपके पास आपका हमसाया चल के आ जाता है, आपको दिल से तस्लीम कर लेता है, तो फिर उस वक्त इस तरह का इनिशिएटिव हमारे पार्ट पर लेना गलत था। उसके बाद सब परवेज मुशर्रफ साहब ने इनिशिएटिव लिया, आगरा गए, वहां पर मेरी इतलात के मुताबिक, जितना मेरा मुतालिया है, बहुत हद तक मामला करीब पहुंच चुका था कश्मीर के ऊपर। लेकिन इस बार जो इंडिया की डीप स्टेट थी उसने इंटरफेरेंस किया, उनको वो बातें पसंद नहीं आई और परवेज मुशर्रफ मायूस होकर वापस आ गए। उसके बाद दोबारा से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स शुरू हुए, उसके बाद दोबारा बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। सर आखिरी बात, मनमोहन सिंह साहब के साथ मामला फिर कश्मीर पे करीब आ गए थे,
उस पार्लिस के थ्रू। लेकिन इस बार चूंकि पाकिस्तान के अंदर परवेज मुशर्रफ साहब की पोजीशन जो थी वो कमजोर हो चुकी थी, तो वो मामला किसी मतलब नहीं लगा। तो मैं ये कहता हूं कि दोनों जानब की क़यादत मौजूद है सर, बातचीत से ये मसला हल हो सकता है। अगर माजी में ये हम करीब आ सकते हैं किसी एग्रीमेंट के, तो अब क्यों नहीं आ सकते? अब लड़ाई झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अब ठीक। एक दूसरे के मुल्कों में, एक दूसरे की रियासतों के अंदर दहशतगर्द भेजकर तो एक दूसरे को प्रोवोकेट करने की क्या जरूरत है? भाई वहां टेबल मौजूद है, निगोशिएशंस करें, इस मसले को हल करें और पीसफुली किसी नतीजे पर पहुंचे। जी सर। अरविंद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? फिर कंक्लूड करते हैं प्लीज। मेरे फाइनल थॉट्स ये हैं कि मुशर्रफ साहब के बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हुआ और उसमें भी हम बेहद करीब आ गए थे। उसमें जो हमने एक दूसरे को इतनी रियायत दे दी थी हर फील्ड में कि मसला कश्मीर जो है वो रहना ही नहीं था। फिर मुंबई हो गया सर, ये ना 2008 में। तो ये एक तारीख है। मुंबई ख़त्म हुआ, फिर कोई ताल्लुकात थोड़े बहुत ठीक हुए, बायलैटरल सीरीज़ हुई इंडिया पाकिस्तान की एक दरमियान। फिर आगे चल के और मोदी साहब आए, हालात थोड़े से बेहतर होने लगे थे। मोदी साहब चले गए लाहौर, उनके वापस आते ही पठानकोट हो गया, फिर उड़ी हो गया, पुलवामा, पहलगाम, यू नेम इट। तो अब ये चीज़ें ना बहुत ही क्लीशे हो गई हैं कि बार-बार इनको हम डिस्कस करें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी हो, जितना भी हो, हमारे दरमियान जंगें भी हुई हैं। इस हद तक के, इस नौइयत के जो खराब ताल्लुकात हैं, ये तो कभी भी नहीं देखे गए। कारगिल की जंग हुई, आपने कहा पाकिस्तान ने की, नहीं करनी चाहिए थी। क्या इंडिया ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को एक्सपेल किया? इवन एट द पीक ऑफ कारगिल वॉर? नो, दे डिड नॉट। तो इंडिया की जो है पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, जिसको बाय द वे पाकिस्तान की फौज ने खुद कहा कि हम तो जी हिंदुस्तान के आइन को ही नहीं मानते, सो आर्टिकल 370 और नो 70 हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। तो फिर हाई कमिश्नर क्यों एक्सपेल किया भाई, अगर फर्क ही नहीं पड़ता तो? पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर ही एक्सपेल कर दिया आर्टिकल 370 के एब्रोगेट करने के बाद में। वो दिन है और आज का दिन है। देख लें आप 6 साल में कहाँ आ गए हैं। तो बस यही कहूँगा, देखते हैं अगर कोई हालात अच्छे बने तो फिर आगे कोई बात होगी, बनने चाहिए वैसे। जी। वी ओ दैट टू आवर पीपल। यस। अर्ज है हमारा ये। जी आई एग्री। जी, मेरा ख्याल है कि भट्ट साहब ने भी कॉन्सिलिएटरी बातें की, आपने भी कॉन्सिलिएटरी बातें की अरविंद। तो मेरा ख्याल है रेकन्सिलिएशन, ग्रैंड रेकन्सिलिएशन ही में मसले का हल है। और हमें जो है वो, जैसे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमें इंडिया के और पाकिस्तान के जो गरीब तरीन लोग हैं उनको सोच के जो है इन ताल्लुकात को देखना चाहिए। तो उनका अगर हम सोचेंगे तो यकीनन हमारी सोच में तब्दीली आएगी। सो थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, थैंक यू अरविंद। थैंक यू। थैंक यू जी।